एक 25 साल की एक्ट्रेस, एक 6 पेज हैंड रिटन नोट, एक माँ जो 10 साल से ज़्यादा समय से इंसाफ मांग रही है और एक केस जिसका फैसला आ चुका है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। जिया खान की मौत को अधिकृत तौर पर सुसाइड कहा गया, लेकिन क्या कहानी इतनी ही थी? 3 जून 2013 मुंबई। रात के करीब 11 बजे एक 25 साल की एक्ट्रेस जिसने बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी, उस रात हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसका नाम था जिया खान। जब ये खबर दुनिया तक पहुंची तो हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वाकई एक जिंदगी का आखिरी फैसला था या फिर इस कहानी के पर्दे के पीछे कोई और ही सच छुपा हुआ था। आज हम उसी सच की तलाश में वापस चलते हैं, उसी रात तक, उसी कहानी तक, एक ऐसी बॉलीवुड की कहानी जो सबसे ज़्यादा रहस्यमय और विवादित मामलों में से एक बन गई थी। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की मौत की कहानी नहीं है, ये एक माँ की आवाज़ की कहानी है जो एक दशक से ज़्यादा समय से इंसाफ मांग रही है। ये एक कोर्ट के फैसले की कहानी है जो कहता है कि मामला ख़त्म हो चुका है, और ये उन सवालों की कहानी है जो आज भी ख़त्म नहीं हुए। हम जिया खान की ज़िंदगी को समझेंगे, उसके सपनों को, उसके करियर को, उसके रिलेशनशिप को, और हम उस कानूनी लड़ाई को समझेंगे जो लगभग 10 साल तक चलती रही। लेकिन हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, हम किसी एक थ्योरी को सही या गलत साबित करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ सब कुछ वही रखेंगे जो डॉक्यूमेंटेड है और फिर फैसला आप पर छोड़ देंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 फरवरी 1988 से। न्यूयॉर्क सिटी में एक बच्ची का जन्म हुआ और उस बच्ची का नाम रखा गया नफीसा रिजवी खान। उसकी ज़िंदगी शुरुआत से ही आम नहीं थी। एक तरफ उसके फादर एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे और दूसरी तरफ उसकी माँ रबिया खान जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। ये एक ऐसा परिवार था जिसमें दुनिया के अलग अलग रंग मौजूद थे, लेकिन बचपन में ही ज़िंदगी ने पहला बड़ा झटका दिया। जब नफीसा सिर्फ 2 साल की थी, उसके फादर ने परिवार को छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद उसकी माँ रबिया ने अकेले ही अपनी तीनों बेटियों की परवरिश की, नफीसा, कविता और करिश्मा। जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, लेकिन सपने जिंदा थे। कुछ समय बाद परिवार लंदन शिफ्ट हो गया और वहीं लंदन की बारिशों और उस शहर की भीड़ भाड़ के बीच एक सपना धीरे धीरे जन्म लेने लगा। वो सपना था बॉलीवुड का। कहते हैं कि नफीसा सिर्फ 6 साल की थी जब उसने पहली बार उर्मिला मातोंडकर की फिल्म रंगीला देखी। बहुत लोग बचपन में फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन की तरह देखते हैं, लेकिन उस दिन नफीसा ने कुछ और ही देखा। उसने अपना भविष्य देखा और फिर उसने फैसला कर लिया था कि वो भी एक दिन इसी दुनिया का हिस्सा बनेगी। ये सिर्फ एक बच्ची का सपना नहीं था, ये एक जुनून था। इसी जुनून ने उसे एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग तक पहुंचाया। मैनहट्टन के प्रेस्टिजियस ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में उसने एक्टिंग सीखी। वो सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रही, बेली डांसिंग, कथक, जैज और सांबा जैसे कई डांस फॉर्म्स में भी उसने ट्रेनिंग ली। वो खुद को तैयार कर रही थी, धीरे धीरे, हर दिन, हर क्लास के साथ। उसे पता था कि वो क्या चाहती थी। 2004 में उसकी ज़िंदगी में पहला बड़ा मौका आया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसे प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट की फिल्म तुमसा नहीं देखा के लिए साइन किया गया। किसी भी एस्पायरिंग एक्ट्रेस के लिए ये एक सपने जैसा मौका था, लेकिन रोल उसकी उम्र के हिसाब से काफ़ी मैच्योर था। आखिरकार उसने फिल्म को छोड़ने का फैसला किया। बाद में ये रोल दिया मिर्ज़ा ने निभाया।
बहुत लोगों के लिए ये सेटबैक होता है, लेकिन नफीसा रुकने वाली नहीं थी। 3 साल बाद एक ऐसा मौका आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। 2007 में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की नज़र उस पर पड़ी। फिल्म का नाम था निशब्द, और उस फिल्म में उसके ऑपोजिट थे बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक अमिताभ बच्चन। एक 18 साल की न्यू कमर एक्ट्रेस, एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट और एक ऐसा डेब्यू जिसने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिल्म पर बहुत चर्चा हुई, कई तारीफ हुई, कई आलोचना, लेकिन एक बात पर काफ़ी लोग सहमत थे। जिया खान नाम की ये नई लड़की स्क्रीन पर कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी। क्रिटिक्स ने उसके परफॉर्मेंस की तारीफ की। उसे फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू के नॉमिनेशंस भी मिले। अवार्ड आखिरकार दीपिका पादुकोण को ओम शांति ओम के लिए मिला, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अब इंडस्ट्री ने उसका नाम देख लिया था और यहीं से नफीसा रिजवी खान धीरे धीरे जिया खान बन गई। एक नया नाम, एक नई पहचान, एक ऐसी आइडेंटिटी जो बॉलीवुड के लिए बिल्कुल तैयार थी। और फिर आया 2008 गजनी। आमिर खान के ऑपोजिट काम करने का मौका। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही नहीं, बल्कि उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 2 साल बाद 2010 में जिया हाउसफुल में नजर आई, इस बार अक्षय कुमार के ऑपोजिट। ये फिल्म भी कमर्शियल हिट रही और साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हुई। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। एक सक्सेसफुल डेब्यू, 2 बड़ी बड़ी हिट फिल्में, इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका, एक उभरता हुआ करियर, एक चमकता हुआ सितारा। लेकिन अक्सर सबसे गहरा अंधेरा वही होता है जो कैमरे की रोशनी के पीछे छुप जाता है। और जिया की जिंदगी में भी एक दूसरी कहानी चल रही थी, एक ऐसी कहानी जिसे उस वक्त बहुत कम लोग देख पा रहे थे। 2010 के बाद धीरे धीरे काम कम होने लगा, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे। करियर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां अगला कदम साफ नजर नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक और झटका लगा। फिल्म चांस पे डांस, जिसमें जिया शाहिद कपूर के साथ काम कर रही थी, लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन शूट के दौरान उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। डायरेक्टर केन घोष ने कहा कि प्रोफेशनल इशू की वजह से ये फैसला लिया गया था। दूसरी तरफ जिया का मानना था कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ और उन पर अनुचित नज़र रखी गई। अब सच क्या था, शायद सिर्फ वही 2 लोग जानते हैं जो इस सिचुएशन का हिस्सा थे। लेकिन इतना ज़रूर था कि ये सिर्फ एक फिल्म को खो देने की बात नहीं थी। ये एक ऐसा झटका था जिसने उनके कॉन्फिडेंस और करियर दोनों पर असर डाला और धीरे धीरे इंडस्ट्री का सफ़र पहले से कई ज़्यादा मुश्किल लगने लगा। इसी बीच साल 2012 में उनकी मुलाकात हुई सूरज पंचोली से। एक ऐसी मुलाकात जो आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा बनने वाली थी। उस वक्त सूरज भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे थे और बॉलीवुड में अपना रास्ता ढूंढ रहे थे। दोनों के बीच रिलेशनशिप शुरू होता है। शुरुआत में ये एक आम रिलेशनशिप की तरह ही नज़र आ रहा था, लेकिन बाद में जो बातें सामने आई और जो एक हैंड रिटन नोट में लिखा गया, उसने इस रिलेशनशिप की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। जिया की मां रबिया खान ने बाद में कई इंटरव्यूज़ में कहा कि उन्हें महसूस होता था कि उनकी बेटी खुश नहीं है। उन्हें लगता था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर था, लेकिन उस वक्त किसी को पूरी हकीकत का अंदाज़ा नहीं था।
किसी ने नहीं सोचा था कि यही रिश्ता एक दिन इतने बड़े विवाद, इतनी बड़ी जांच और इतनी लंबी कानूनी लड़ाई का केंद्र बन जाएगा। और फिर आया 3 जून 2013, एक रात जो सब कुछ बदल देने वाली थी। 3 जून 2013, मुंबई। रात के लगभग 11 बजे इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक जिया खान अपने जुहू अपार्टमेंट में अकेली थीं। उनकी मां रबिया खान और उनकी बहन उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। सूरज पंचोली भी अपार्टमेंट में नहीं थे। उस रात असल में क्या हुआ इसका कोई आई विटनेस नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ भी हुआ उसे किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। इसी वजह से आज तक इस केस के कई पहलू अंधेरे में हैं। जब रबिया खान घर लौटी तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनकी 25 साल की बेटी बेडरूम में सीलिंग फैन से लटकी हुई मिली। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया और शुरुआती तौर पर इसे हैंगिंग के ज़रिए सुसाइड केस माना गया। पोस्टमार्टम जेजे हॉस्पिटल में किया गया। अगले दिन जब मुंबई ने सुबह की पहली रोशनी देखी तब तक ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। जिया खान बॉलीवुड की एक उभरती हुई एक्ट्रेस, सिर्फ 25 साल की उम्र में और अपने ही अपार्टमेंट में उनकी मौत हो गई। इंडस्ट्री शॉक में थी, फैंस हैरान थे, मीडिया चैनल्स लगातार अपडेट्स चला रहे थे। बहुत लोगों के लिए ये एक और ट्रैजिक सेलिब्रिटी सुसाइड की कहानी थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जिया को बाद में इस्लामिक रिवाजों के मुताबिक जुहू मुस्लिम सिमेट्री में दफनाया गया। अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई जाने माने चेहरे मौजूद थे। आमिर खान, रितेश देशमुख, सोफी चौधरी और कई अन्य लोग। हर चेहरे पर उदासी थी। हर किसी को लग रहा था कि एक ऐसी ज़िंदगी जो अभी बहुत कुछ हासिल कर सकती थी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच और अधिकृत दृष्टिकोण एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी, सुसाइड। कई लोगों के लिए मामला यहीं समाप्त हो गया था, लेकिन रबिया खान के लिए नहीं। उनके लिए कहानी अभी शुरू हुई थी। मौत के 4 दिन बाद 7 जून 2013 को घर में एक ऐसी चीज़ मिली जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। 6 पन्ने हाथ से लिखे हुए, जिया की लिखावट में एक हैंड रिटन नोट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बाद में इस केस का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला सबूत बन गया। ये नोट सूरज पंचोली को एड्रेस करता था। 6 पेजेस, हर लाइन में एक इंसान के दर्द का एहसास, एक ऐसी आवाज़ जो अब खुद बोल नहीं सकती थी। नोट में जिया ने अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि वो इमोशनल दर्द से गुज़र रही थी। उसने फिज़िकल अब्यूज़ का एलिगेशन का जिक्र भी किया था। एक अनवांटेड प्रेगनेंसी का भी जिक्र था जिसे बाद में टर्मिनेट किया गया था। उसने तन्हाई के बारे में लिखा, टूट चुके भरोसे के बारे में भी लिखा और उस इमोशनल तकलीफ़ के बारे में भी लिखा जो उसके मुताबिक उस रिलेशनशिप का हिस्सा थी। जब ये नोट पब्लिक डोमेन में आया तो लोगों की नज़र में केस बदल गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि जिया ने अपनी जान क्यों ली। जब ये नोट पब्लिक डोमेन में आया तो लोगों की नज़र में केस बदल गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि जिया ने अपनी जान क्यों ली। अब सवाल ये भी था कि क्या ये और की जिम्मेदारी थी? क्या किसी ने उसे उस मोड़ तक पहुंचाया था जहां उसने जीने की उम्मीद खो दी थी? इसी दौरान पुलिस ने अपनी जांच तेज़ कर दी। 10 जून 2013 को सूरज पंचोली को कस्टडी में ले लिया गया। उन पर इंडियन पीनल कोड के तहत अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड यानी किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने या उसकी
परिस्थितियों में योगदान देने का शक था। हैंडरिटन नोट में जो एलिगेशंस लिखे गए थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन को प्रभावित किया। मीडिया की नज़रें अब पूरी तरह इस केस पर टिक चुकी थी। हर रोज़ नए सवाल उठ रहे थे, हर रोज़ नए डिबेट्स हो रहे थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपने रास्ते पर चल रही थी। 2 जुलाई 2013 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूरज पंचोली को बेल दे दी। केस जारी रहा, लेकिन रबिया खान और उनकी लीगल टीम मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थी। उनका मानना था कि केस को एक और गहरी और स्वतंत्र जांच की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उनकी मांग थी कि मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को दे दी जाए, एक ऐसी एजेंसी जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा जुरिस्डिक्शन और ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव पावर्स थी। लगभग 1 साल तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही। फिर 3 जुलाई 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI को इस केस की जांच करने का आदेश दिया। रबिया खान के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम था। अब केस मुंबई पुलिस के हाथ से निकलकर देश के प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास जा चुका था। CBI ने अपनी तरफ से सबूतों का अध्ययन किया, विटनेसेस से बात की, फॉरेंसिक रिकॉर्ड्स देखे, स्टेटमेंट्स इवैल्यूएट किए और कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। फिर आया अगस्त 2016। 1 अगस्त 2016 को CBI ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। एजेंसी का नतीजा साफ था। उनके मुताबिक जिया खान की मौत सुसाइड बाय हैंगिंग थी। CBI को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो मर्डर की थियरी को सपोर्ट करता हो। उन्होंने मर्डर की पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया। कानूनी तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट थी, लेकिन इसी समय कहानी में एक और मोड़ आ गया, और शायद यही वो मोड़ था जिसने इस केस को और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। रबिया खान ने CBI के कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने इंडिपेंडेंटली एक ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प ली। उनका नाम था जेसन पेन जेम्स। फॉरेंसिक मेडिसिन और पैथोलॉजी के क्षेत्र में एक जाना माना नाम, एक ऐसे एक्सपर्ट जिनका काम कई इंटरनेशनल कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस में साइट किया गया है। जब उन्होंने अवेलेबल एविडेंस को अध्ययन किया तो उनका कंक्लूजन CBI के कंक्लूजन से बिल्कुल अलग निकला। 20 सितंबर 2016 को उनकी रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट ने फिर से मीडिया का ध्यान इस केस की तरफ खींच लिया। जेसन पेन जेम्स के मुताबिक जिया के चेहरे और गर्दन पर जो मार्क्स मौजूद थे वो उनके हिसाब से सिर्फ हैंगिंग से पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं लग रहे थे। उन्होंने ये राय दी कि सिचुएशन स्टेज हो सकती है, यानी उनके मुताबिक ऐसा संभव था कि जो सीन देखा गया वो असल घटना को पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं करता था। ये एक बहुत बड़ा दावा था। एक तरफ थी CBI, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, दूसरी तरफ था एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट। दोनों ने एक ही मौत को देखा, दोनों ने फॉरेंसिक एविडेंस का अध्ययन किया, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग कंक्लूजन्स पर पहुंचे। एक कह रहा था सुसाइड, दूसरा कह रहा था कि मार्क्स और सर्कमस्टेंसेस पर और गहरी नज़र डालने की ज़रूरत है। इसी पल से केस सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, ये फॉरेंसिक इंटरप्रिटेशन का भी एक बड़ा विवाद बन गया। और फिर सवाल वही था, आखिर सच क्या था? क्या CBI सही थी या फिर वो सवाल वाकई मौजूद थे जिन पर रबिया खान और जेसन पेन जेम्स जोर दे रहे थे? ये वो सवाल थे जिनका जवाब अब कोर्ट में ढूंढा जाना था, और आने वाले सालों में ये लड़ाई और लंबी होने वाली थी। 2017 तक केस एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, फॉरेंसिक्स रिपोर्ट सामने आ चुकी थी, मीडिया में सवालों से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब फैसला एविडेंस और कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर होना था। जनवरी 2017 में प्रोसिक्यूशन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि सूरज पंचोली के खिलाफ मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस भी लगाए जाएं। ये एक गंभीर मांग थी, लेकिन कोर्ट ने उपलब्ध एविडेंस का अध्ययन करने के बाद इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट का मानना था कि उस समय ऐसे चार्जेस लगाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं था कि केस समाप्त हो गया था, लेकिन ये ज़रूर था कि कानूनी प्रक्रिया के निर्धारित दायरे में आगे बढ़ेगी। 31 जनवरी 2018 को मुंबई की एक कोर्ट ने सूरज पंचोली के खिलाफ ऑफिशियली अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज फ्रेम किया। सीबीआई ने अपनी विटनेस लिस्ट कोर्ट को दी। कुल 69 यानी 69 विटनेसेस, इनमें से इन्वेस्टिगेटर्स भी थे, एक्सपर्ट्स भी थे और कंप्लेनेंट के रूप में रबिया खान भी शामिल थीं। अब ट्रायल शुरू हो चुका था, एक ऐसा ट्रायल जो अगले कई सालों तक चलेगा। हर हियरिंग के साथ नए डॉक्यूमेंट सामने आते, नए आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते, पुराने सवाल दोबारा उठाए जाते, लेकिन वक्त बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल और धीरे धीरे पूरा देश देख रहा था कि एक केस जो कभी ब्रेकिंग न्यूज़ था, अब कानूनी प्रक्रिया के लंबे और धीरे सफ़र का हिस्सा बन चुका था। फिर आया अप्रैल 2023। लगभग 1 दशक बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सूरज पंचोली को एक्विट कर दिया। रीज़न था लैक ऑफ एविडेंस। कोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूशन इतने मजबूत सबूत पेश नहीं कर सका जो कानूनी रूप से अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश कर सके। 1 दशक की जांच, 1 दशक की कानूनी लड़ाई, एक माँ की लगातार कोशिश, एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, एक इंटरनेशनल फॉरेंसिक ओपिनियन और अंत में कोर्ट का फैसला। लेकिन फैसला आने के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। दरअसल इसी जगह से इस केस के 3 अलग अलग नज़रिए और भी स्पष्ट होकर सामने आते हैं। पहला नज़रिया वो है जो सीबीआई की जांच और कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ है। इस दृष्टिकोण के मुताबिक जिया खान की मौत एक सुसाइड थी। हैंड रिटन 6 पेजेस नोट में जो बातें लिखी गई थी उनमें रिलेशनशिप से जुड़ी तकलीफें, इमोशनल डिस्ट्रेस, एक टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी और व्यक्तिगत पीड़ा का जिक्र था। इस पर्सपेक्टिव को मानने वाले लोग कहते हैं कि करियर की मुश्किलें, पर्सनल स्ट्रगल्स और टर्ब्यूलेंट रिलेशनशिप मिलकर किसी व्यक्ति को बहुत गहरी मानसिक स्थिति में ले जा सकते हैं। कोर्ट के सामने ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था जो मर्डर या क्रिमिनल अबैंडनमेंट को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर सके, इसीलिए इक्विटल हुआ। ये पहला नज़रिया था। दूसरा नज़रिया रबिया खान और उन लोगों का है जो मानते हैं कि कहानी में अब भी कुछ ऐसा पहलू है जो पूरी तरह समझे नहीं गए। रबिया खान ने सालों तक ये कहा कि उन्हें अपनी बेटी की मौत पर अधिकृत कंक्लूजन से संतुष्टि नहीं है। उनका मानना था कि बहुत से सवाल अब भी बाकी हैं। इसी संदर्भ में जेसन पेन जेम्स की फॉरेंसिक ओपिनियन को भी देखा जाता है। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस रखी, उन्होंने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या अवेलेबल एविडेंस की व्याख्या अलग तरीके से भी की जा सकती है। ये दृष्टिकोण कहता है कि कुछ पहलू ऐसे थे जिन्हें लेकर और गहरी जांच की जरूरत थी। इसी वजह से रबिया खान की आवाज़ सालों तक इस केस के साथ जुड़ी रही। एक माँ जो मानती है उसकी बेटी के साथ जो हुआ उसकी पूरी तस्वीर अब भी सामने नहीं आई। फिर आता है तीसरा नज़रिया, शायद सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और शायद सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल। ये नज़रिया किसी एक थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता। ये कहता है कि चाहे मौत का कारण जो भी रहा हो, इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए। कुछ लीगल ऑब्जर्वर्स और मीडिया एनालिस्ट ने ये कहा कि केस के दौरान फॉरेंसिक इंटरप्रिटेशंस में अंतर था। कुछ लोगों ने एविडेंस हैंडलिंग और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को लेकर भी चिंता व्यक्त की। और जब एक लीगल प्रोसेस लगभग 10 साल तक चलने के बाद भी डेफिनेटिव आंसर्स ना दे पाए, तो कुछ लोग इसे सिस्टमैटिक फेलियर के रूप में देखते हैं।
ये पर्सपेक्टिव कहता है कि कभी कभी सच और कानून का सच एक ही चीज नहीं होते। कोर्ट एविडेंस के आधार पर फैसला देता है और जब एविडेंस पर्याप्त ना हो तो इक्विटल कानूनी रूप से सही नतीजा होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ सवाल समझ के बीच जिंदा रह जाते हैं। इसलिए आज भी कई लोग कहते हैं कि चाहे अब किसी भी साइड को माने, लेकिन एक बात साफ है, ये केस कभी भी पूरी तरह से सबको संतुष्ट करने की वाला जवाब नहीं दे सका। 2024 में इस कहानी में एक और पहलू जुड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान सूरज पंचोली की मां जरीना वहाब ने दावा किया कि सूरज से मिलने से पहले जिया ने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये दावा इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इसने फिर से पब्लिक डिस्कशन को जन्म दिया और एक बार फिर लोगों को याद दिलाया कि इस केस में हर तरफ दर्द है, हर तरफ अपनी कहानी है, हर तरफ अपना व्याख्या है। 2021 में बीबीसी ने इस केस पर 3 भागों की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई, डेथ इन बॉलीवुड। इस डॉक्यूमेंट्री ने केस को इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचाया और खास तौर पर रबिया खान के पर्सपेक्टिव को विस्तृत रूप से कवर किया। दुनिया भर के लोगों ने इस केस के बारे में जाना, लेकिन डॉक्यूमेंट्री के बाद भी वही सवाल जिंदा रहे। 2 फैमिलीज, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और एक सच जो शायद आज भी कई गहरा दफन है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ बातें हमें पता हैं। हम जानते हैं कि जिया एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, एक ट्रेड परफॉर्मर, एक बेटी, एक बहन, एक ऐसी यंग वुमन जिसके पास सपने थे और जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। हम जानते हैं कि 3 जून 2013 की रात वो अपने मुंबई अपार्टमेंट में मिली। हम जानते हैं कि सीबीआई ने सुसाइड को कंक्लूजन दिया और हम ये भी जानते हैं कि कोर्ट ने सूरज पंचोली को एक्विट कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि एक ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अलग इंटरप्रिटेशन रखी और हम ये भी जानते हैं कि रबिया खान आज भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की तलाश में आवाज़ उठाती रही हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि उस रात के हर पल में क्या हुआ। हम नहीं जानते कि फॉरेंसिक्स ओपिनियंस इतनी अलग क्यों थी। हम नहीं जानते कि इतने सवालों की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद भी इतने लोगों के मन में सवाल क्यों बचे हैं। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं, ये एक जिंदगी की कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो न्यूयॉर्क में पैदा हुई, लंदन में बड़ी हुई और मुंबई आई अपने सपने को सच करने। उसने स्क्रीन पर अपनी पहचान बनाई, उसने स्टारडम देखा, उसने सफलता देखी और फिर उसकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म हो गई जहाँ से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। चाहे आप किसी भी पर्सपेक्टिव को मानते हो, एक बात बहुत लोगों को सही लगती है, जिया खान एक बेहतर जिंदगी की हकदार थी, एक बेहतर सिस्टम की हकदार थी और शायद एक ऐसी सोच की भी जो बिना किसी संदेह के आपके सामने आ पाता। आज भी वो 6 पन्ने मौजूद हैं, आज भी उनमें लिखे शब्द लोग पढ़ते हैं, आज भी लोग उस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं जो उन पन्नों के बीच कहीं लिखी हुई है। और शायद इसीलिए जिया खान का नाम सिर्फ एक केस फाइल का हिस्सा नहीं बना, वो एक सवाल बन गया, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर इंसान अपनी समझ, अपनी सोच और अपने नज़रिए के हिसाब से ढूंढने की कोशिश करता है। और शायद इसीलिए इतने सवालों के बाद भी जिया खान की कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियाँ फैसलों से ख़त्म नहीं होती, वो सवालों में ज़िंदा रहती हैं और जिया खान की कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी और आप ऐसी ही वेल रिसर्च ट्रू क्राइम मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी गहरी रिसर्च के साथ ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचाने में मदद करता है। और अगर जिया खान केस को लेकर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से इस कहानी का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन क्या था। मैं मिलूंगी आपसे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए और याद रखिए, कुछ सच वक्त के साथ सामने आ जाते हैं
और कुछ सवाल हमेशा सवाल ही रह जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए साइलेंट एकोज विद अपेक्षा को, क्योंकि हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी होती है। गुड बाय।